हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेप सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में हम बातें कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट होता है और ये जर्नी स्टार्ट होती है और ये जाके जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो खत्म होती है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आता है उसमें हमारी ये जर्नी समाप्त होती है। तो इसी जर्नी की हम सीरीज में हम बातें कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 है, ऑल्सो नोन एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, उसमें लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो नाम के दो ब्रिटिश अफसर्स होते हैं और अपनी कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं कि भाई ये चीज़ें हम रिफॉर्म करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होगा, वो बातें इसमें बताई जाती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हम क्या है कि इसको हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाते हैं। तो इसमें जो प्रोविजंस थे, पहला प्रोविजंस मैंने बताया था आपको कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल है। इसमें जो सीटों की जो संख्या थी, सीट नंबर ऑफ सीट्स थे, तो वो स्टार्टिंग में आपके जो है वो 20 थे। 20 से बढ़ाकर इन्होंने क्या किया, इसको 50 कर दिया। इसी तरह यूनाइटेड प्रोविंसेस में 15 से 60 कर दी गई और यहाँ पे फिक्स 30 सीट्स जो है रखी गई थी आपकी। मैंने बात की थी मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। तो लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो ने यहाँ पे एक और रिफॉर्म्स किया था जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या किया था कि जो इलेक्टोरेट सिस्टम है, तो अलग से जो है ना सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम स्टार्ट किया था, जो उसको उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम्स था, इसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके लिए जो है ना रिजर्व इलेक्टोरेट इन्होंने बनाई थी। यानी मुस्लिम्स के लिए जो है ना रिजर्व सीट इन्होंने रखी थी कि ये सीट्स जो है मुस्लिम को रिजर्व रखी जाएंगी। जिससे क्या था कि जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो बहुत नाराज हुए कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा किया तो मुस्लिम्स के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इन्होंने अलग से बनाया था, जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो है आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चलेंगे। अगला जो एक्ट आएगा उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी 1909। ठीक है, अब क्या था कि जो 1909 में आया था उसके 10 वर्ष बाद इन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ जो है कमियां रह गई हैं, उनको रेक्टिफाई करने के लिए नया एक जो है कानून इन्होंने लागू किया, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इसको हम किस नाम से जानते थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते थे। ठीक है, चलिए, तो ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। तो जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था, तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया था कि जो डायरकी सिस्टम है, जिसको द्वैध शासन प्रणाली बोलते हैं, उसको लागू किया था। ठीक है, चलिए, क्या स्टार्ट किया था, डायरकी सिस्टम यानी द्वैध शासन प्रणाली। देखिए, द्वैध शासन प्रणाली जो होता था वो क्या होता था, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे इसको हम समझते हैं। देखिए, दो टाइप के विषय होते थे, एक जो है ना रिजर्व सब्जेक्ट होते थे, जिनको हम जो है ना आरक्षित विषय कहते थे, और दूसरे हस्तांतरित विषय होते थे। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे उनके बारे में डिस्कस लेना, निर्णय न्याय या निर्णय करना वो सीधे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता था वही करता था। और जो हस्तांतरित विषय होते थे उनको जो है, जो असेंबलीज में जो मेंबर्स होते थे, जो वहां पे चुने जाते थे, उनको जो है ना दे दिए जाते थे। तो इसमें क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो थे वो अपने पास रख लेता था, और जिन पोर्टफोलियो से ब्रिटिश क्राउन को थोड़ा भी फायदा नहीं होता था, वो क्या था कि जो था भारतीय थे उसमें असेंबलीज में, उनको दे दिया जाता था। तो इसको हम द्वैध शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें क्या था कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को स्टेब्लिश किया गया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, और इसमें जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी आपकी, इसमें पहली बार जो है जो भारतीय थे उनको
लेना प्रारंभ किया तो पहली बार लो मेंबर के रूप में चुने गए थे आपके सर तेज बहादुर सप्रू। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, टीबी सप्रू। ठीक है, तो जो टीबी सप्रू थे आपके, वो पहले जो है विधि सदस्य थे जो आपकी केंद्रीय कार्यकारिणी होती थी उसमें। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो सर टीबी सप्रू क्या थे? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के लो मेंबर्स थे। ठीक है, साथ ही क्या किया गया कि जो आपकी बाइकैमरल जो सेंट्रल असेंबली थी उसको बाइकैमरल किया गया। सेंट्रल असेंबली को क्या किया गया? बाइकैमरल, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। ये आपने ध्यान रखना है। तो असेंबली क्या थी आपकी, जो सदन था उसको द्विसदनात्मक बनाया गया, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसमें दूसरा जो है रिजोल्यूशन था आपका। अगर हम बात करें, तीसरा क्या था कि जो सब्जेक्ट थे उनको डिवाइड किया गया, यानी शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 टाइप की जो लिस्ट थी, लिस्ट बनाई गई। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनको क्या किया गया? डिवाइड किया गया, और 3 लिस्ट बनाई गई जो आज भी है आपकी। पहली थी आपकी फेडरल लिस्ट, दूसरी जो थी प्रोविंशियल लिस्ट, और थर्ड कॉन्करेंट। तो ये 3 टाइप की जो है लिस्ट इसमें रिफॉर्म्स करके बनाई गई, और अलग अलग सब्जेक्ट जो है इसमें डाले गए सभी के। ठीक है, और जो इलेक्टोरेट सिस्टम था आपका, ठीक है, पहली बार मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट सिस्टम यानी परोक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। अब यहाँ पे प्रणाली को ये चेंज करेंगे, इलेक्टोरेट सिस्टम को परोक्ष न करके प्रत्यक्ष कर देंगे, यानी डायरेक्ट इलेक्टोरेट सिस्टम को स्टार्ट किया गया। तो इसमें ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि डायरेक्ट इलेक्टोरेट सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो आपको आंसर देना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी बोलते हैं। लिख देता हूं मैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को स्टार्ट किया गया। ओके, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, प्रीवियस हमने पढ़ा था, प्रीवियस जो हमारे एक्ट्स थे कि जो आपकी ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेना स्टार्ट हुआ था, सिविल सर्विसेज को लेना स्टार्ट हुआ था। तो सिविल सर्विसेज को जो लिया जाता था वो पहले इंग्लैंड में लिया जाता था। इंग्लैंड काफी दूर था, तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करना इनके लिए जो है मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए इसमें डाला गया कि आप जो है ना एक पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टार्ट किया गया। तो एक पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया, एस्टेब्लिश ए पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड ए पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी पीएससी को इजाद किया गया था आपका। वो यही पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये इन्होंने स्टार्ट किया था, यही आपका आजकल यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें स्टार्ट की गई थी। आगे चलते हैं, अब आता है आपका नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो लास्ट आपका जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का लास्ट रिफॉर्म्स है। और ये कंप्लीट जो है डॉक्यूमेंट था, जिसमें जो है ना डिटेल डिटेल में जो है बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, इसको हम जो है भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935, या भारत सरकार का 1935 का अधिनियम बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये वो उहापोह का दौर है जब जो है ब्रिटिश जो पार्लियामेंट होती है, जो भारतीय अपने लीडर्स होते हैं, इंडियन लीडर्स होते हैं, कांग्रेस के लीडर्स होते हैं, मुस्लिम लीग्स के लीडर्स होते हैं, और आपके दलित रिप्रेजेंटेशन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते हुए होते हैं, हिंदू महासभा,
सब अलग अलग जो लीडर्स होते हैं अलग अलग विंग्स के, उनको ये बुलाते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इंग्लैंड में। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और ये जो है पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिटिकल सॉल्यूशन होगा। तो तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1935 से पहले, तो यहां से ये जो है इसको बेस माना जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है फर्स्ट होती है 1930 में, फिर 31 में और फिर 32 में। तीनों कॉन्फ्रेंस में जो है कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन सभी से बात करते हैं, सभी लीडर से बात करते हैं और उसके बाद जो है ना एक व्हाइट पेपर ये प्रिपेयर करते हैं 1934 में। ठीक है, तो 1934 में एक व्हाइट पेपर जारी होता है। ठीक है, और ये जो व्हाइट पेपर होता है जिसको हम श्वेत पत्र कहते हैं, इसमें जो है ना 321 धाराएं और 10 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सॉरी 10 शेड्यूल्स होती हैं। तो इस व्हाइट पेपर में क्या है कि 10 शेड्यूल और 321 सेक्शन होते हैं। और यही क्या होता है आपका, यही 1935 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भारत में इम्पोज किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यही होता है आपका भारत सरकार का 1935 का अधिनियम। अब इसमें आपकी जो है इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहले ये संकल्पना करते हैं कि अखिल भारतीय संघ को स्थापित किया जाएगा, ऑल इंडिया फेडरेशन को जो है बनाया जाएगा। तो पहला काम क्या होता है ना कि जो भारत को जो है ना ये एक सूत्र में पिरो देते हैं, नाम देते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, तो पहला क्या था, ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, अब ये ऑल इंडिया फेडरेशन यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना करते हैं और उसमें जो है ना तीनों जो लेयर होती हैं, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन की, और शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है ऑल इंडिया फेडरेशन में। तो पहला जो होता है आपका, पहली जो लिस्ट होती है वो होती है फेडरल लिस्ट। और फेडरल लिस्ट में ये जो है 59 सब्जेक्ट जो है यूनियन को दिए जाते हैं, यानी 59 सब्जेक्ट पे जो है फेडरल लॉ बनाए जा सकते हैं। यानी फेडरल जो होता है इसमें 59 विषय दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा फिर होता है प्रोविंशियल, प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक है, और प्रोविंशियल लिस्ट में जो है आपका वो आपके 54 सब्जेक्ट होते हैं। और थर्ड में यहां ले लेता हूं, थर्ड होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है टोटल 36 जो है विषय रखे जाते हैं। तो पहली संकल्पना होती है भारत सरकार अधिनियम 1935 की, भारतीय संघ की स्थापना की जाए और उसमें शक्तियों का विभाजन जो है किया जाए। और शक्तियों का जब विभाजन किया गया तो आपकी जो संघ सूची है उसमें 59 विषय, और जो राज्य सूची है उसमें 54 विषय या प्रांतीय सूची जिसको कहते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है जो समवर्ती सूची होती है उसमें क्या था कि उसमें 36 सब्जेक्ट रखे गए थे। अब पिछला जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था उसमें जो मैंने कम्युनल जो बताया था आपको, कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम यानी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र है, उसको बढ़ा दिया गया था काफी। चलिए उस पर भी बात करते हैं। अब आता है आपका कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम। तो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम में क्या था, इसका एक्सपेंशन कर दिया गया। पहले ही कहां तक था, पहले ही केवल जो है मुस्लिम समुदाय तक ही था कि मुस्लिम समुदाय को जो है रिजर्व रखा जाएगा, लेकिन अब इसका एरिया इन्होंने बढ़ा दिया गया। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उसमें जो अलग अलग जो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए गए, जैसे कि आपके दलित समुदाय से भीमराव अम्बेडकर जाते हैं, वो भी डिमांड करते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम की, अपने लिए रिजर्व सीट्स की। तो यहाँ पे उनको 20 में डाला गया। ठीक है, तो अब इसका जो दायरा है वो बढ़ गया। अब हम इसका दायरा केवल मुस्लिम तक नहीं रहेगा, अब इसमें जो है ना मुस्लिम, दलित और आपके क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन थे इंडियन थे, यानी वे लोग जो इंडियंस हैं, इंडियन मूल के हैं लेकिन जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है, उनको भी जो है यहाँ पे माइनॉरिटीज माना गया और उनके लिए जो है अलग से कम्युनल इलेक्टेड सिस्टम इजाद किया। साथ ही जो आपके एंग्लो इंडियन थे तो इनके लिए भी ये बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अलग से ये चीजें भी इसमें बढ़ाई गई थी। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं
तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 था। अगर हम बात करें तो सेंटर के लिए जो द्वैध शासन जो प्रणाली थी, डायरेक्टी सिस्टम, उसको सेंटर के लिए भी इन्होंने बढ़ा दिया था। ठीक है। अब जो आपका डायरेक्टी सिस्टम है, पहले डायरेक्टी जो सिस्टम था वो फेडरल के लिए नहीं था, प्रोविंशियल के लिए था, लेकिन अब इसको जो है बढ़ाकर इन्हें डायरेक्टी सिस्टम को जो है ये इसको फेडरल के लिए भी बना दिया गया। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो केंद्र में भी जो है डायरेक्टी सिस्टम यानी द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट कर दिया गया। और यही जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 यही जो है बेस भी है। ऐसा कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि 60% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आधार है भारत सरकार अधिनियम 1935 कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। तो ये जो है यहाँ से अब भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है, भारत में जो गवर्नमेंट चलती है, उसका आधार आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 है। फिर उसके बाद जो है आज़ादी की जो लड़ाई होती है, उसकी जो मुहिम है वो तेज हो जाती है। इसके बाद फिर जो है पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भारत ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से कुछ जो है लोग आते हैं। उसमें इसके बाद आता है आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है। तो ये भी पॉलिटिकल रिफॉर्म से एक टाइप का क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन कब आता है आपका? ये आता है 22 मार्च 1942 को। ठीक है। लेकिन क्या था कि इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं, पोस्ट वार और प्री वार जो रिकमेंडेशंस होती है, उसको गांधी जी जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं। इवन मोहम्मद अली जिन्ना भी इनकी जो है रिकमेंडेशंस को नहीं मानते हैं। तो ये फेल हो जाता है क्रिप्स मिशन का। फिर भी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही आपका सिस्टम चलता है। उसके बाद फिर शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। शिमला कॉन्फ्रेंस जो होती है ये होती है आपकी अक्टूबर 1943 को। ठीक है। तो जो ये शिमला कॉन्फ्रेंस है ये होती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौते के लिए। ठीक है। लेकिन समझौता नहीं हो पाता है इसमें। और ये भी शिमला कॉन्फ्रेंस भी जो है आपकी फेल हो जाती है। ये भी फेल होता है, शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल होती है। फिर लास्ट में आता है आपका कैबिनेट मिशन। ठीक है। और कैबिनेट मिशन क्या है कि कैबिनेट मिशन बात करता है कैबिनेट मिशन प्लान, और ये आता है आपका 24 मार्च 1946 को। और ये बात करते हैं कि कैसे पावर को ट्रांसफर किया जाए और कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाए। तो इन सारी बातों पे कैबिनेट मिशन प्लान आता है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही जो है भारत में इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाती है। इंटरिम गवर्नमेंट जिसको मैंने हिस्ट्री में भी पढ़ाया है। ठीक है। जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते हैं, पूरी कैबिनेट होती है, और वही जो है कैबिनेट को जो है पावर ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर आपका स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। संविधान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करते हैं। तो यहाँ तक ये पूरा जो सफर था ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहलाता है। और इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।